हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे तो वर्गों की विशेषता क्या होती है। अब हमें पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में दो चीजें हैं। एक तो ग्रुप है जिसको वर्ग बोलते हैं, दूसरा पीरियड है जिसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो ग्रुप का जो वर्ग का हम लोग विशेषता है वो पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आवर्त की विशेषता पढ़ेंगे। तो ग्रुप में खास बात ये था कि कैसे लोगों को हम ग्रुप में डालेंगे। तो ग्रुप में हम ज्यादातर ये देख रहे थे कि उसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो का फीलिंग है बाहरी कक्ष में या बाहरी सेल में, जो उसकी फीलिंग है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। जैसे अगर ग्रुप 1 है तो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में सब में क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। अगर वर्ग 2 है तो उसके सबके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ऐसा क्या हम एक कॉमन चीज खोजें जिससे हम आवर्त से जा सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ ये सब एक जैसे हैं इसलिए इसको हम एक आवर्त में रखें, एक पीरियड में रखें। तो देखिए, आप हम एक पीरियड का एग्जांपल लिए हैं। ये आवर्त 3 का एग्जांपल है। उसमें आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। ठीक। तो आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। ये ग्रुप अथी पीरियड 3 के सब मेंबर हैं। ठीक। अब जो हम इसको गौर करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जब गौर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जब गौर करते हैं, तो सब में वो क्या दिखता है, देखिए एक कक्ष, दो कक्ष, तीन कक्ष। कक्ष बोलिए या सेल बोलिए। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। यानी इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है इसकी, वो जो उसका नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो संख्या क्या है, सब में समान है। अगर पहले वाले पीरियड के पहले मेंबर में या आवर्त के पहले मेंबर में अगर 3 सेल हैं तो बाकी के मेंबर में भी कितने हैं, 3 सेल हैं। अगर यहाँ पे 2 सेल हैं तो बाकी के मेंबर में भी क्या है, 2 ही सेल हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा कि समान सेलों की संख्या वाले तत्वों को एक ही आवर्त में रखा गया है, जिसमें जो कक्ष या सेल की संख्या हो सब में समान हो रही है, तो इसलिए इसको हम एक आवर्त में रखें। अब हम आते हैं इसके विशेषताओं पे आते हैं कि आवर्त की क्या क्या विशेषता होगा। जिस प्रकार से हम पढ़े थे कि वर्ग का विशेषता यह है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे, बाहरी कक्ष में एक समान जैसा होगा फीलिंग इलेक्ट्रॉन का, संयोजकता उसकी समान होगी। उसके बाद परमाणु आकार की जब हम बात किए थे तो बात किए थे कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो उसी प्रकार से कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो संयोजन करके बॉन्ड बना सकता है, भाग ले सकता है, वो चीजें। तो वो अगर उसकी हम बात करें तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को। देखिए सोडियम में क्या है, बाहर में 1 है तो पार्टिसिपेशन 1 का होगा। यहाँ पे मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि बाएं से दाएं जाने पे, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो क्या होगा, बाएं से दाने पे क्रमशः बढ़ रहा है। क्रमशः बढ़ने का मतलब कि 1 2 3 ऐसा नहीं छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का बढ़ रहा है। अब इसी प्रकार से जब हम दूसरे इसकी विशेषताएं की बात करें, संयोजकता की बात करें, तो संयोजकता क्या होता है, ये हम आपको निकालने के लिए पहले बता चुके हैं कि 1 से 4 के लिए क्या होता है, अगर बाहरी सेल में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता क्या हो जाती है, वही का वही हो जाता है जो उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। लेकिन अगर वो 4 से ज्यादा है तब हम उसका संयोजकता कैसे निकालते हैं, 8 माइनस बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उस प्रकार से अगर हम संयोजकता निकालते हैं तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, फिर देखिए घटते जा रहा है। यानी 4 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद 4 के बाद धीरे धीरे घट रहा है, 4 के बाद फिर 3 2 1, और ये तो रिएक्शन ही नहीं करता, इसकी संयोजकता कुछ होती नहीं। तो क्या हो रहा है कि एक ही आवर्त में संयोजकता भिन्न भिन्न हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम लगातार कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है, कभी आधा बढ़ रहा है फिर उसके बाद घट रहा है। तो ये आपको निकालने आता है, उसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से आप आसानी से संयोजकता निकाल सकते हैं। परमाणु के आकार की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब उसमें हम लोग क्या देखते हैं परमाणु आकार वर्ग में, कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो परमाणु का आकार बढ़ रहा था। उसका कारण में हमने ये बताया था कि सेल की जो संख्या है, उसी कक्ष की या सेल की जो संख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। पहला मेंबर जो था सोडियम, उसके पास 2 8 1 यानी 3 सेल थे। दूसरा मेंबर जो इसका बात करते हैं पोटासियम का, तो इसमें 2 8 8 1 यानी कि 4 सेल हैं। तो सेलों की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ते जा रही है, तो इसलिए इसका आकार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि पीरियड या आवर्त में क्या होंगे, सेल की संख्या क्या होगी, समान होगी, सब में 3 3 3 3। तो अब उसमें हम परमाणु का आकार कैसे हम पता करेंगे, कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर हम बात करें सोडियम का,
तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। एल्युमिनियम में प्रोटॉन की संख्या 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13। तो यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है और इसकी जो नंबर ऑफ सेल है वो भी सेम है। अब इससे मान लीजिए कि एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बीच में प्रोटॉन तो ही रहा है, तो इसका मात्रा बढ़ते जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इसी में बढ़ रहा है। इससे पहले मान लीजिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था सोडियम वाले में, मैग्नीशियम वाले में एक से बढ़ के दो हो गया, लेकिन अभी भी ये एक ही सेल में है। तो इसका जो खिंचाव है, इसका जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो एक ही सेल में बढ़ रहा है, एक ही कक्ष में बढ़ रहा है, तो उसका खिंचाव क्या है? बरकरार है। और कहीं ना कहीं प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो उसका खिंचाव थोड़ा सा और अच्छा हो रहा है। अगर यही सेल बढ़ जाता तो क्या होता? साइज बढ़ जाता। सेल बढ़ता तो इसकी दूरी बढ़ जाती, और दूरी बढ़ता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है, आकर्षण की क्षमता है वो कम हो जाती। लेकिन उसी सेल पे है तो उसकी क्षमता बरकरार है, और जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है वो क्षमता और बढ़ते ही आ रही है। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं जो एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम में यहाँ पे फिर बढ़ गया एक प्रोटॉन, यानी कि आगे संख्या 13 हो गई, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो यहाँ पे भी आकर्षण की जो क्षमता है वो बढ़ते ही आ रही है। तो इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि किसी भी आवर्त में जो परमाणु का आकार होता है वो बाएं से दाएं जाने पे, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पे वो क्या होता है? घटते जाता है। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के आकार घटते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है लेकिन सेल की संख्या नहीं बढ़ रही है। सेल की संख्या बढ़ती तो आकार अपने आप बढ़ जाता है, तो सेल की संख्या नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये तीसरा सेल है, तीसरे सेल में बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, बाहर में दो इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 ऐसे हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसके बीच का थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो बढ़ रहा है, इसलिए साइज क्या हो रहा है? थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अब हम बात करें धातुई गुण का, तो यानी कि मेटल कोई धातु है तो धातु के अपने गुण होते हैं। तो धातु वाला गुण अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है? तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, आपको पता है कि ये तीन जो हैं वो धातु में आते हैं। इधर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन सब क्या आते हैं? अधातु में। यानी धातु से जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो अधातु में हम चेंज हो रहे हैं। अपने आप जो तत्व है वो क्या हो रहा है? अधातु में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि बाएं से दाएं जाने पर जो धातुएं गुण है वो घटती है। अधातु वाला गुण आ रहा है लेकिन धातु वाला जो गुण है वो घट रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच में जो सिलिकॉन है वो उपधातु है जिसको मेटलाइट्स बोलते हैं। सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन ये सब क्या है? अधातु हैं। अब हम बात करें आयन ऊर्जा का, तो आयन ऊर्जा हम कल भी बताया था इन्होंने कि आयन ऊर्जा क्या होता है वर्ग में, कि आयन ऊर्जा क्या होता है? किसी भी परमाणु से, गैसियस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना ऊर्जा लगता है उसी को क्या बोलते हैं? आनन ऊर्जा। अब देखिए आनन ऊर्जा की जब हम बात करें तो इसका आकार क्या हो रहा है? छोटा होते जा रहा है। अब आकार जैसे ही छोटा होगा, आकार जैसे जैसे इसका छोटा होगा तो इस प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ जाएगा। और आकर्षण जब बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ऊर्जा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि लोग एकदम उसको खींच के रखा है। अब खींच के रखा है तो इसको निकालना है तो उससे ज्यादा ऊर्जा देंगे तभी ये निकलेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। अब हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता का, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी संयोजन बंधन में उसका जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए आयनन ऊर्जा तो हमें समझ में आ गया कि उसका आकार छोटा होते जा रहा है तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता का क्या है कि ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग, मेटल वाले, धातु वाले। तो ये सब तो दे रहे थे लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है एक देने वाला एक लेने वाला है, तो जैसे हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो लेने की क्षमता जो क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ रही है। इसीलिए क्या हुआ? विद्युत ऋणात्मकता भी बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। दोनों को हमने कॉमन करके लिख दिया है। आपको जब लिखना होगा तो अलग अलग लिखिएगा कि आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पे बढ़ती है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था आपका
आवर्त का कि आवर्त की क्या क्या विशेषताएं होगी नहीं होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, एक जगह कंपेयर करके सारे गुणों को लिखेंगे ताकि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो अभी आप इसको नोट डाउन करें। आवर्त की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें से हम लोग पांच छह जो उसकी विशेषताएं थे वो पढ़ चुके थे। एक अंतिम आपका बच गया है कि आवर्त में ऑक्साइड जो होंगे वो कैसा नेचर का होगा, कैसा प्रकृति का हो। तो देखिए हम फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा आवर्त है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन। अब देखिए सबका ऑक्साइड हम बना के ले लिए हैं। तो सोडियम का ऑक्साइड Na2, मैग्नीशियम का Mg2, ये ऑक्साइड जो है आपका, जो ये N2 है, यहाँ पे 2 नहीं लगा है, वो सब आपको संयोजकता जब अच्छे से समझिएगा तो समझ में आने लगेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम का Al2O3 ऑक्साइड होता है। उसी तरह से सिलिकॉन का SiO2, फास्फोरस का P2O5, Cl का Cl2। अब देखिए प्रकृति की जब हम बात करें तो हम आपको इसे पहले भी पढ़ा चुके थे धातु अधातु में भी, कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो थोड़ा भस्मिक होते हैं। तो ये सब हमें पता है कि धातु है तो इसके ऑक्साइड क्या होंगे, भस्मिक होंगे, यानी कि बेस की तरह काम करेंगे। अब हम बात करते हैं ये जो अधातु हैं, अधातु वाले जो होंगे वो कैसे होंगे। तो अधातु वाले जो ज्यादातर होते हैं वो अम्लीय भस्म बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, सॉरी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु वाले कैसे होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धातु से अधातु में परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऑक्साइड की प्रकृति भी क्या होगी, भस्मीय से अम्लीय होती जाएगी। तो हमने वही चीजों को लिखा है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्मिक, यहाँ पे एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, भास्मिक से क्रमशः धीरे धीरे घटते घटते होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्लीय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है आवर्त सारणी की विशेषताएं। और हम आवर्त सारणी का दो चीजें था, वर्ग और आवर्त, वो दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रुप और पीरियड को, ये सारी विशेषताएं कंप्लीट कर चुके हैं। आपका 3 पार्ट में इसको हमने डिस्क्राइब करके रखा है। पहले पार्ट्स में हमने वो हिस्ट्री वगैरह जो है उसकी कहानियां, वो सेकेंड पार्ट में हमने वर्ग की जो विशेषताएं वो रखा है, और थर्ड पार्ट में हम आवर्त की विशेषताएं को रखा है और उससे रिलेटेड चीजों को रखा है। तो आप इसको पूरा, आप चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, इसको अच्छे से देखें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वैसे तो ये चैप्टर लगभग जो आपका आवर्त सारणी है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम इसमें पहले तो क्या किए कि कैसे कैसे ये पीरियड बना है, पीरियोडिक टेबल बना है, आवर्त सारणी कैसे कैसे बना है, कौन साइंटिस्ट का क्या रोल था, क्या मत था, किसने क्या दिया, डोवेनियर ने क्या दिया, मेंडलीव ने क्या दिया, मोजले ने क्या दिया। तो ये सारी चीजों को हमने पढ़ा, और उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने ये पढ़ा कि उसमें जो वर्ग और आवर्त हैं, ग्रुप और पीरियड हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होगी। तो चैप्टर यहीं लगभग समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ कहानी देखिए अभी भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि अब मेंडलीव और मोजले में अगर या फिर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन ज्यादा अच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम दोनों के गुण को जान लें कि क्या क्या था, तो उसके हिसाब से हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा था, कौन ज्यादा खराब था। देखिए सबसे पहला जो बात है कि मेंडलीव जो थे वो उन्होंने आधार जो रखा था वो रखा था परमाणु द्रव्यमान, लेकिन उन्होंने खुद उसको चेंज कर दिया। कहीं कहीं पे वो क्या किया, ज्यादा द्रव्यमान वाले को पीछे कर दिए, कम वाले को आगे कर दिए, क्योंकि उसके गुण नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब ये झंझट है मोजले में या फिर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल जो बना, जब परमाणु संख्या की बात की गई तो वो सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो गई। उसी प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले लोगों को एक वर्ग में रखा गया। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जैसे कि किसी का मान लीजिए 281 है, 2881 है, तो यानी इस थोड़ा सा विन्यास जो इसका है एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम टाइप का आ रहा है। उसके बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो समान आ रही है, तो उसी को हम लोग किसमें रखें, एक वर्ग में रखें। उसके बाद बहुत सारे चीजों का जिसका हम आंसर नहीं कर पा रहे थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के हिसाब से, बट जब हम परमाणु संख्या के हिसाब से सजाएं तो उसको हम एक पैटर्न में सिस्टमेटिक रूप से हम बता पाए कि अच्छा ये लोग यहाँ हैं तो इसका रासायनिक गुण ऐसा होगा, इसका क्रियाशीलता ऐसा होगा। तो चीजों को हमको पढ़ने में, याद रखने में आसानी होने लगी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेंडलीव से जो अभी वाला पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वो ज्यादा
अच्छा है। उसके अलावा भी बहुत सारे गुण हैं, जितने भी उसमें गुण और भी आपको मेंडलीव में गुण जो बताया गया है, वो सारे गुण जब हम इसको परमाणु संख्या के सिर्फ सजा दें, हालांकि वो भी सही थे, बट लेकिन ये थोड़ी बहुत कमियां आ रही थी, वो परमाणु संख्या की वजह से नहीं, वो द्रव्यमान की वजह से सजा रहे थे, इसकी वजह से आ रहा था। जब हम द्रव्यमान को छोटी परमाणु संख्या से सजाएं तो अपने आप वो चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। एक और भी था उनका कमी कि वो वर्ग को क्या है, उपवर्ग में बांटे थे, और बाकी सब वर्गों को वो दो भाग में बांटे थे, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जिसको तीन भाग में बांट दिए थे। तो ये सब उनकी कमियां थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें ये उपवर्ग के कंसेप्ट को हटा दिया गया, वर्ग की संख्या को ही बढ़ा दी गई। वो एक से अब क्या करते हैं, वो सारे जो वर्ग हैं उसको 1 से 18 की संख्या में व्यक्त करते जाते हैं। अब हम बात करें इस सब चीजों का पढ़ने का, जो हमने विशेषताएं पढ़ी वर्ग की या आवर्त की जो विशेषताएं पढ़ी, उससे फायदा हमें क्या मिलेगा। तो देखिए फायदा ये मिलेगा, जैसे अगर हम बात करें किसी ग्रुप नंबर में, हमने ये बोला कि आपको एक्स धातु हमने दिया है या फिर एक्स तत्व दिया है, ये वर्ग संख्या 1 का है, तो बताइए इसका संयोजकता कितना होगा। तो हमें पता है कि वर्ग 1 का है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये पहला ग्रुप का है तो हमें पता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब सेम होते हैं, और सबका बाहरी कक्ष में पहले ग्रुप वाले का, पहले वर्ग वाले का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जिससे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं 281, उसी प्रकार से पोटासियम को लेते हैं 2881। तो यानी वर्ग 1 का ये मेंबर है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। उसी प्रकार से अगर पीरियड नंबर बता दिया जाए, तो पीरियड नंबर अगर बताया जाए कि हाँ भाई ये 3 पीरियड का मेंबर है, तीसरे पीरियड का मेंबर है, तो हम ये समझेंगे कि इसमें जो सेलों की संख्या होगी वो सिर्फ 3 ही होगी, इसी तीनों में इलेक्ट्रॉन की सजा हुआ रहेगा। एटॉमिक नंबर बोला जाए तो एटॉमिक नंबर से हम पता लगा सकते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। उसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हम बहुत आसानी से इजीली से पता कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके एक मेंबर का जो गुण है उसको अगर हम जान लेते हैं तो बाकी मेंबर अपने आप उसमें आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें संयोजकता का, तो जैसे सोडियम का संयोजकता 1 होता है, तो इसके वर्ग में जितने भी मेंबर होंगे, पोटासियम है, सोडियम है, सीजियम है, वो सबका क्या होगा, संयोजकता 1 होगा। तो ये हमारा खासियत है, और ये हमको आसान बनाता है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी को पढ़ने। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।